मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। चलिए आज गुजरात लेके चलता हूं आपको। गुजरात की राजनीति के कुछ ऐसे पहलू बताऊंगा जो आपने आज से पहले कभी कहीं सुने नहीं होंगे। मेरी कोशिश रहती है दिन में कम से कम एक वीडियो ऐसा तैयार करूं जिसमें आप इतिहास के पन्ने में देखें कि राजनीति की जो दिशा आज है, राजनीति जिस मुकाम तक आज पहुंची है, उसके नेपथ्य में क्या था, क्या अतीत में क्या क्या हुआ राजनीति के। तो कुछ पन्नों के जोड़ के और आज की राजनीति के संदर्भ में जोड़ के मैं आज गुजरात की बात करूंगा। आपको 70 के दशक के शुरुआती दिनों का एक वाक्य बताता हूं, 1970 का। यह वाक्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से उठी चिंगारी ने हिंदुस्तान की राजनीति का चाल, चरित्र और चेहरा बदलकर रख दिया था। अहमदाबाद शहर का एक काफ़ी पुराना और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज है, नाम है LD इंजीनियरिंग कॉलेज। 1972 के साल में इस इंजीनियरिंग कॉलेज के मेस में खाने की फीस अचानक ही 8 गुना बढ़ा दी गई। अब इतनी ज़्यादा फीस बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि आंदोलन तो होगा ही। नौजवान है और इन सब चीज़ों का बड़ा छात्र ध्यान रखते हैं। आप उनकी फीस बढ़ा दीजिए, मेस की फीस बढ़ा दीजिए, खाने की क्वालिटी कर दीजिए, तो एकदम छात्रों को गुस्सा आता है। लेकिन जब LD इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज परिसर में बढ़ी हुई फीस के विरोध में आंदोलन शुरू किया तो पुलिस ने उस पर लाठियां चला दी। ये पुलिस का पैड फार्मूला है, अगर आप छात्र करेंगे, नौजवान करेंगे तो राज्य कोई भी हो, लाठियां पुलिस की तैयार रहती हैं, कस के बरसा दी। और फिर क्या था, LD इंजीनियरिंग कॉलेज से उठा छात्र आंदोलन पूरे गुजरात में फैल गया। यहाँ तक कि मोरारजी देसाई भी, पूर्व प्रधानमंत्री भी उसमें कूद गए और उसके बाद ये गुजरात नवनिर्माण आंदोलन में तब्दील हो गया। फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी गुजरात पहुंच गए और उसके बाद तो जो कुछ हुआ उसको कहने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या नहीं हुआ। JP के नेतृत्व में यह आंदोलन बिहार पहुंचा और वहां भी आग लग गई। फिर पटना, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, पूना, जयपुर, कोलकाता, सारे के सारे विश्वविद्यालय इसके बाद JP आंदोलन में कूद गए। नतीजा यह हुआ कि आजाद हिंदुस्तान में जिस कांग्रेस को हराने की कोई कल्पना नहीं करता सकता था वो हो गया। LD इंजीनियरिंग कॉलेज के मेस के बिल से उठा बवाल इंदिरा गांधी को एक सफदरजंग रोड के प्रधानमंत्री आवास से निकालकर सड़क पर पहुंचा चुका था। तकरीबन आधी सदी के बाद जब उसी अहमदाबाद शहर में एक मुख्यमंत्री, एक ऑटो चालक उसके घर पे खाना खाने की भी कोशिश करता है तो एक बार फिर गुजरात पुलिस उसके आड़े में आती है, उसके सामने खड़ी हो जाती है और फिर बवाल शुरू हो जाता है। लेकिन उस मुख्यमंत्री के पीछे जो जज्बाती लोगों की भीड़ है, उसके जज्बे के आगे अंततः पुलिस के सारे तेवर ढीले पड़ जाते हैं और उस मुख्यमंत्री को उस गरीब ऑटो चालक, उस गरीब ऑटो चलाने वाले के घर की रोटी नसीब हो जाती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़ी भीड़ को देखकर सिर्फ गुजरात के ही कस्बल ढीले पड़े हैं, या 27 सालों से सरकार चला रही भाजपा के पेच भी केजरीवाल ने ढीले कर दिए। मत भूलिए ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने शाहीन बाग के सहयोग नहीं प्रयोग के नैरेटिव सेट करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली में लगातार दूसरी बार मोदी एंड कंपनी को धूल चटा दी। तो बड़ा सवाल, क्या अब केजरीवाल मोदी एंड कंपनी को उनकी माद में धूल चटा देंगे? बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है। आइए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, गुजरात की कुछ चीजों पर चर्चा करते हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से पिछले म्युनिसिपल का इलेक्शंस में उस सूरत शहर में 15 वार्डों में जीत दर्ज करके सबको चौंका दिया था, जिस सूरत शहर की 16 में से 15 विधानसभा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुश्किल से कांग्रेस की सरकार बनाने से रोक पाई थी। सूरत का महत्व गुजरात की राजनीति में इसलिए भी है क्योंकि सूरत में, गुजरात में पाटीदार राजनीति का मक्का कहा जाता है सूरत को। यानी सूरत के पाटीदार जिधर झुकते हैं उधर पूरे गुजरात के पाटीदारों के झुकने की संभावना बढ़ जाती है।
ऐसे माहौल में यदि सूरत के पाटीदार समाज के लोग केजरीवाल की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही विषम स्थिति है। गुजरात में पाटीदारों की संख्या तकरीबन 16% है। शुरुआती दौर में सरदार वल्लभ भाई पटेल पाटीदार समाज के सबसे बड़े और लोकप्रिय चेहरे माने जाते थे। उनके अवसान के बाद पाटीदार राजनीति कई भागों में बंट गई। फिर 70 के दशक के बाद चिमन भाई पटेल पाटीदारों के एक छत्र नेता बनकर उभरे। 1990 में वे जनता दल की ओर से मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन 1994 में उनके निधन के बाद आरएसएस की नर्सरी से निकले केशुभाई पटेल ने पाटीदारों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ दिया। संघ ने भी पाटीदारों में गहरी पैठ बनाई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद राज्य के संपन्न पाटीदार समुदाय की सियासत को म्यूजिकल चेयर बनाकर रख दिया। अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए मोदी जी ने पाटीदारों की ही 2 उपजातियों लेबुआ और कड़वा में फूट डालने का आरोप भी उनके ऊपर लगता रहा कि ये काम कर रहे हैं। कभी आनंदीबेन को लाओ तो कभी नितिन पटेल को निपटाओ, कभी भूपेंद्र पटेल को लाओ तो कभी सुरेश मेहता को निपटाओ। यह राजनीति मोदी जी और उनकी कंपनी गुजरात में खेलती रही और यही बड़ा कारण है कि पाटीदार अब आम आदमी पार्टी की तरफ बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहा है। आम आदमी पार्टी को गुजरात में अच्छा रिस्पांस मिलने का कारण पिछले 7-8 सालों में अर्थव्यवस्था की बुरी हालत, जीएसटी, नोटबंदी से हुई पैदा परेशानी भी है। हम सब जानते हैं कि गुजरात एक बिजनेस स्टेट का है। आज से नहीं बल्कि सदियों से वहां व्यापार बहुत प्रमुखता से होता रहा है। जब मोटर वाले शिप का आविष्कार भी नहीं हुआ था तब भी गुजरात के लोग लकड़ी की नाव से अफ्रीका के देशों में हीरे वगैरह लाकर वहां का बिजनेस व्यापार किया करते थे। मैं 2 एग्जाम्पल आपको देता हूं जिससे आप समझ जाएंगे कि गुजरात के लोगों में बिजनेस के लिए किस हद तक जुनून है। आज से 130 साल पहले महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका गए थे तो वो एक गुजराती व्यापारी अब्दुल्ला के मुकदमे को लड़ने के लिए गए थे। ये अलग बात है कि गांधी जी के वहां जाने के बाद वो 22 साल टिक गए और रंगभेद के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर कप्तान हाशिम अमला के पूर्वज भी तकरीबन 400 साल पहले व्यापार करने ही अफ्रीका गए थे। सोच सकते हैं आप कि जिस दौर में उत्तर भारत के लोग रिश्तेदारी की बात चलाने भी 100 किलोमीटर के आगे नहीं जा पाते थे, उस दौर में गुजरात के लोग पैसा कमाने के लिए लकड़ी की नाव से कहां तक चले जाते थे। अब ऐसे राज्य में यदि कैश की दिक्कत हो जाए, नकदी की समस्या हो जाए, जीएसटी पर काम करना पड़ जाए, रोजगार का संकट खड़ा हो जाए, तो जाहिर बात है कि केजरीवाल प्रयोग के तहत बनने वाले सरकारी और मोहल्ला सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक लोगों के लिए आकर्षण से ज्यादा जरूरत बनकर दिखाई देने लगेंगे। 300 यूनिट फ्री बिजली और पानी बचत के माध्यम से ज्यादा जिंदगी की जद्दोजहद में राहत पहुंचाने वाला टूल बन के खड़ी हो जाएगी। इन सब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात की आर्थिक परिस्थितियां किस प्रकार से लोगों की वोट प्राथमिकता को तय करने में बड़ी भूमिका निभाती दिख रही हैं। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि जब मनमोहन सिंह और चिदम्बरम के दौर में अर्थव्यवस्था सरपट दौड़ रही थी तब लोगों का पेट भी भरा हुआ था। इस भरे हुए पेट में लोगों का कथित गुजरात मॉडल खूब लुभा रहा था, लेकिन अब खाली पेट का दौर है और खाली पेट के दौर के बाद चाहे शहरी वोटर हो या ग्रामीण वोटर, केजरीवाल मॉडल के लिए उर्वर जमीन उपलब्ध कराता है। गुजरात मॉडल का बबल अब वैसे भी फूट चुका है। तीसरी परिस्थिति गुजरात में कांग्रेस के अंदर की अंतर्कलह भी है और यह अंतर्कलह भी आम आदमी पार्टी को काफी फायदा पहुंचा रही है। कांग्रेस के कोर वोटर माने जाने वाले क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुसलमान समुदाय का बड़ा तबका भी अब आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा है और ये परिस्थितियां भाजपा को और ज्यादा डरा रही हैं। डरा इसलिए रही है क्योंकि उसे 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा याद है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी और कांग्रेस के सहयोग से केजरीवाल ने 48 दिनों की सरकार बना ली थी। इसी सरकार ने केजरीवाल ने अपना टेलर दिखा दिया, जरा सी दिनों की सरकार में टेलर दिखा दिया था
आम आदमी की बिजली यानी कि राहत 48 दिन की सरकार में उपलब्ध करा दी गई थी। इसी दौर में आपके विधायक सोमनाथ भारती दक्षिण दिल्ली में देह व्यापार रोकने के नाम पर दिल्ली पुलिस से टकरा गए थे। इसलिए यदि आज के दौर में केजरीवाल ऑटो चालक के घर जाने के नाम पर गुजरात पुलिस से टकराते नजर आते हैं तो इसका खेल और इसके मायने समझे जा सकते हैं। लेकिन भाजपा की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि चुनाव के बाद आप या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनने की नौबत आती है तो उस फाइल के निर्णय का क्या होगा जिसमें 2001 में कथित तौर पर मोदी जी की उपजाति को ओबीसी में शामिल करने का निर्णय लिया गया था। क्या नई सरकार मोदी जी की जाति को ओबीसी में रहने देगी या वापस जनरल कैटेगरी में डाल देगी? यह भी बड़ा सवाल होगा, क्योंकि मोदी जी अपनी ओबीसी पिछड़ा वर्ग की आइडेंटिटी के माध्यम से पूरे देश में अपना मैजिक कायम कर चुके हैं। फिर गुजरात दंगों की फाइल भी पब्लिक डोमेन में आने का खतरा बरकरार होगा। संजीव भट्ट की रिहाई की संभावना बढ़ जाएगी। लंबे समय से ही आईपीएस जेल में हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न सिर्फ राजनीतिक बल्कि निजी समस्याएं भी देश की राजनीति को बदलने की दिशा में जाती दिखेंगी। सोचिए, अगर कल्पना करिए, अगर मान गुजरात में बीजेपी चली गई तो क्या होगा? आखिर कोई प्रधानमंत्री की पार्टी अपने राज्य में सत्ता गंवा बैठे और फिर उसके मुख्यमंत्रित्व काल की फाइलें खोलने लगे और सारी बातें व्हाइट पेपर श्वेत पत्र के रूप में सामने आने लगे कि गोधरा दंगे और इस तरह की तमाम बातें, अडानी को किस रेट पर जमीन दी गई वगैरह वगैरह, तो प्रधानमंत्री के लिए देश और विपक्ष छोड़िए, अपनी पार्टी में ही अपना वजूद बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। याद कीजिए 1977 जब इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर नेता तो वो चुनावी हार के बाद कांग्रेस से निष्कासित तक कर दिया गया था। याद कीजिए 1998 जब झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड और लखूभाई पाठक चीटिंग केस के आरोप झेल रहे नरसिंह राव का सीताराम केसरी ने लोकसभा का टिकट तक काट दिया था। इन सब वाक्यों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार गुजरात का चुनाव मोदी शाह के लिए जीने मरने के सवाल की तरह है। इसलिए प्रधानमंत्री अमित शाह दोनों चाहते हैं कि गुजरात में कुछ भी हो, केजरीवाल को तहस नहस किया जाए, शराब कांड, सीबीआई, ईडी जिसका भी इस्तेमाल किया जाए, केजरीवाल को रोका जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में बहुत तेजी से खेल बिगाड़ने में लगी है। 2.5 महीने बचे हैं। हम हर दिन हर हफ्ते आपको बताते रहेंगे गुजरात की राजनीति। देखते रहिए 4 PM। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप उत्तर प्रदेश की खबरें देखना चाहते हैं तो हमारा 4 PM यूपी, और अगर बिहार की देखना चाहते हैं तो 4 PM बिहार को भी सब्सक्राइब करिए। हमें फेसबुक पे और ट्विटर पे फॉलो कीजिएगा। शुक्रिया आपके प्यार के लिए। थैंक यू।